हेलो। ठीक है, सब बढ़िया है। और क्लास टेंथ वाले ध्यान देंगे। मैं क्लास टेंथ का आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज किया था कि सर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाइए। तो क्लास टेंथ में एसएसटी का पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स वाला, जो अर्थशास्त्र का है, जो पहला पार्ट है विकास, उसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस पूरे पार्ट को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक, हमें उम्मीद है आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और किसी प्रकार की अगर जो कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे, अन्यथा हम तो स्कूल में मिलेंगे ही। ठीक, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, समझने की चीज़ है, समझिएगा, उसके बाद इसको नोट करिएगा। ठीक, हम शुरू करते हैं। ये आपका कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का अर्थशास्त्र का पहला पाठ है, जिसमें विकास के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय विकास के बारे में बताया गया है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक, मानव विकास सूचकांक के बारे में बताया गया है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। जो पहला चीज़ है यहाँ पे विकास से ये पाठ प्रारंभ होता है। इस पाठ का नाम ही विकास है। हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, विकास एक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक विकास, विकास का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक चीज की वृद्धि हो गई। जब हम व्यक्तिगत या सामाजिक किसी भी प्रकार की विकास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस किसी एक चीज की वृद्धि हो गई। ठीक, हमारा शारीरिक विकास हो गया, हम शारीरिक रूप से लंबाई मेरी बढ़ गई, हम शारीरिक रूप से थोड़ा स्वस्थ हो गए, इसे विकास नहीं कहेंगे। ये तो आपके शारीरिक वृद्धि की प्रक्रिया है। विकास उसको कहेंगे जब आपका शैक्षिक विकास हो, जब आपका सामाजिक विकास हो, जब आपके अंदर सांस्कारिक विकास हो, जब आपके अंदर बौद्धिक विकास हो, और जब आप अपने पढ़ाई लिखाई और इन सारे कौशलों को विकसित करते हुए समाज में एक अच्छी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, तो आपका सार्वभौमिक विकास होता है। यह तो आपकी व्यक्तिगत परिभाषा हो गई। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो किस प्रकार के विकास की बात करते हैं, उस विकास को हम समझेंगे। जब हम देश और समाज के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले जब किसी देश के विकास की हम बात करते हैं तो किसी देश का सकारात्मक विकास का मतलब किसी देश का शैक्षिक स्तर, किसी देश का आर्थिक विकास, किसी देश का परिवहन का विकास। ठीक, किसी देश में उद्योग धंधे कल कारखानों का विकास। इन सारी चीज़ों के क्षेत्र में जब विकास होता है तो इस प्रकार के सकारात्मक और सार्वभौमिक विकास को हम जो है एक सामान्य शब्द से परिभाषित करते हैं, विकास कहते हैं। कि देश का विकास हुआ। देश का विकास कैसे हुआ? जब देश में शिक्षा का स्तर बढ़ गया, देश में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ गया। जहां लोग 60-65 साल में मर जाते थे, अब लोग 80 और 85 साल तक जिएंगे। तो क्या होगा? स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो गया, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हुई, लोगों का खान पान बेहतर हुआ। तो क्या हुआ? स्वास्थ्य अच्छा होने से आयु में वृद्धि हुई, विद्यालय अच्छे खुलने से साक्षरता में वृद्धि हुई। ठीक, रोड और परिवहन के विकास से हमारे घर तक, आपके घर तक विभिन्न प्रकार के साधनों का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ। जो सामान हमको लेने के लिए गोरखपुर, दिल्ली या और शहरों में जाना पड़ता था, परिवहन के साधनों के विकास के साथ वो हमारे यहाँ आराम से मिल जा रहा है। ठीक, उसके बाद छोटे छोटे उद्योग धंधे कल कारखानों का विकास हुआ। इन कल कारखानों के विकास से रोजगार का विकास हुआ। अच्छा, ये रोजगार जब विकास हुआ तो उस तरीके के कौशल की अध्ययन का क्षेत्र विकसित हुआ कि हाँ, ये आईटीआई कराओ तो आप टेक्निकल क्षेत्र में आगे जा सकते हो, आप डॉक्टरी पढ़ोगे, आप साइंस पढ़ोगे तो आप मेडिकल के फील्ड में आगे जा सकते हो। ठीक, आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आप तकनीकी क्षेत्र में आगे जा सकते हो। आप जो है ह्यूमैनिटीज़ पढ़ोगे, मानविकी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हो। तो ये जो है शिक्षा के स्तर में जो प्रतिवर्ष होने वाला विकास है। जैसे पहले हमारे देश का जो शैक्षिक प्रतिशत था, कितने लोग शिक्षित थे, वो बहुत कम था। आज के डेट में वो 74-75% हो गया है।
ठीक। तो ये जो शैक्षिक स्तर में विकास हुआ, स्वास्थ्य सुविधा के स्तर में विकास हुआ, परिवहन के स्तर में विकास हुआ, गांव के क्षेत्र में आज बिजली की सुविधा का विकास है, हर जगह विद्युत का विकास हो गया, हर जगह विद्युत की सप्लाई हो गई है। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको रहने में तो सुविधा हो ही रही है। विद्युत अगर जो पहुँच गया है तो वहाँ कल कारखाने उद्योग धंधों का विकास हो चुका है। ठीक। जो काम गांव देहात में लोग 6 बजे 7 बजे रात तक करते थे, वो जब इन साधनों का विकास होगा तो वो 11 बजे 12 बजे रात तक करेंगे, तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र की बढ़ेगी। ठीक। तो इस प्रकार का जो सामाजिक विकास होता है, ये सारे विकासों को मिला कि हम सार्वभौमिक विकास कहते हैं, और इसी विकास को हम सकारात्मक विकास कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि देश में ड्रग्स की तस्करी होने लग रही है, देश हथियार, सब लोग जो है हथियार लेके घूम रहे हैं, ये नकारात्मक विकास है। हमारे देश में सकारात्मक विकास हो रहा है, शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य के अच्छा स्तर में सुधार हो रहा है, परिवहन के स्तर में सुधार हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, कल कारखाने उद्योग धंधों में विकास हो रहा है। ठीक। तो ये प्रकार एक सार्वभौमिक और सकारात्मक विकास जो होता है, इसी को हम सही मायने में विकास की परिभाषा कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद, जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं, हमने विकास को तो समझा, अब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास का मतलब देश के विकास। जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो हम यहां देखेंगे कि देश में वही चीजें हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके बड़े पैमाने पे जब हम उसको समझते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा, शिक्षा के स्तर में विकास हो गया, स्वास्थ्य के स्तर में विकास हो गया, लोगों के भोजन के स्तर में विकास हो गया। ठीक। लोग अच्छा खान पान खा रहे हैं तो स्वस्थ हैं, आयु लंबी है, बीमारी नहीं है, तो जीवन स्तर उच्च हो जा रहा है, शिक्षा का स्तर अच्छा हो गया है। जो कभी 50 और 60% लोग शिक्षित थे, आज लोग 70 और 80% शिक्षित हैं, महिलाएं भी शिक्षित हैं। उसके बाद जब शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होगा, तो व्यापार का स्तर भी बेहतर हो जाएगा। व्यापार का स्तर बेहतर हो जाने से, परिवहन के संसाधनों के विकास हो जाने से आवागमन की सुविधा हो जाएगी। आवागमन की सुविधा के साथ साथ जब विद्युत का विकास हो जाएगा, हर जगह बिजली का प्रसार कर दिया जाएगा, हर जगह जब जिन क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुंची है उन क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है वहाँ कल कारखाने उद्योग धंधे विकसित होंगे। अब जब इस तरीके का विकास हो जाएगा तो लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय में अगर जो विकास हो रहा है तो इसे राष्ट्रीय विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक। उसके बाद हम यहाँ ध्यान देंगे, जब हम इन सारे विकास की बात करते हैं तो एक जो है किसी भी देश के विकास को मापने के लिए, उसके जीवन स्तर को समझने के लिए एक सूचकांक निकाला जाता है। सूचकांक यानी एक आंकड़ा निकाला जाता है कि भाई इनके में क्या ऐसी ऐसी अच्छाई है, क्या क्या इनके में क्वालिटी है। उस क्वालिटी को समझने के लिए एक सूचकांक निकाला जाता है जिसे बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब ये मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जो मानव विकास सूचकांक है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसी के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है जिसे बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। ये सूचकांक जो है पूरी दुनिया के देशों में उनके जीवन स्तर, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, ठीक, उनकी प्रति व्यक्ति आय, इन सारे आंकड़ों के आधार पे वहाँ के मानव के जीवन स्तर को आंकड़ों के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। अभी हाल के जो भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, इसमें हमारा स्थान 131वां था, 131 था। ठीक। हम इसे समझेंगे। दुनिया में सबसे पहले जो मानव विकास सूचकांक था, ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर जारी किया था। पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है महबूब उल हक बोलते हैं, महबूब उल हक, और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर जो है मानव विकास सूचकांक को 1992 में पहली बार जारी किया। ठीक। किस आधार पर जारी किया, तो स्वास्थ्य के आधार पर जारी किया, शिक्षा के आधार पर जारी किया, लोगों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया। ये 3 प्रमुख
आधार थे जिनके आधार पे मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है प्रति वर्ष किसी व्यक्ति के द्वारा कमाई जाने वाली आमदनी। तो ये एक आंकड़ा होता है। भारत का जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है वो 1,74,000 वार्षिक है। ठीक, तो ये इन 3 मूलभूत चीज़ों के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। किसने पहली बार जारी किया? महबूब उल हक पाकिस्तान के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर अमर्त्य सेन ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। और इन लोगों ने, इन दोनों के प्रयास से पहली बार 1992 में मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया। ठीक, अब क्या है, अब इसको जैसे एक संस्था जो हमने बोला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली जो संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये एक संस्था जो है इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। रही सही जानकारी यही बाकी थी, मैंने आपको दे दिया। अब क्या है, इन लोगों के प्रयास से मानव विकास सूचकांक शुरू हुआ और उसके बाद ये संस्था के माध्यम से ये हर वर्ष जारी किया जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो आपके इस पाठ में महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है उसे बोलते हैं धारणीय विकास। अब धारणीय विकास को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि धारणीय विकास का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक आम का पेड़ है, आप उस आम के पेड़ को बढ़िया खाद पानी दे रहे हो, उसकी रखवाली कर रहे हो, सीजन आने पे वो आम का पेड़ आपको फल देगा। ठीक, आपने फल तोड़ लिए, फिर उसके बाद उसकी रक्षा की, अगर जो कीट पतंगे कहीं लग रहे हैं उसमें तो आपने कीटनाशक छोड़ा, फिर पानी डाला, सब कुछ उसको ठीक ठाक किया, फिर अगले साल के लिए उसे सुरक्षित रखा जिससे वो आपको फिर अगले साल आम का फल दे। तो ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं ना, इसी को धारणीय विकास कहते हैं कि आप अपनी आज की आवश्यकता तो पूरी कर ही रहे हैं, कल की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसे संरक्षित भी कर रहे हैं, उसे सुरक्षित भी कर रहे हैं। इसी को बड़े पैमाने पे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास जल संसाधन है, वाटर रिसोर्स हमारे पास है। जल संसाधन का हम उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। पीने के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक, मुख्य रूप से इन्हीं कार्यों में करते हैं। तो इन दोनों कार्यों में हम करने के साथ साथ जब जमीन से उसको निकालते हैं तो हम उसका तात्कालिक उपयोग तो करते हैं, लेकिन अगर जो उसके संरक्षण का भी हम प्रयास करते हैं, उस जल को बचाने का भी हम प्रयास करते हैं, तो इसे ही धारणीय विकास कहा जाता है। अब किस प्रकार बचाओगे? बचाने के लिए हमें, जैसे वर्षा का जल है, इसको संरक्षित करके अंडरग्राउंड टैंकरों में रखना। ठीक, या वर्षा के जल को तालाबों में संरक्षित करना। ठीक, नदियों को सुरक्षित करना। ठीक, नदियों का अतिक्रमण न करना। अब उसके दोनों तरफ मोटा मोटा बांध बन जाएगा तो नदी बरसात के समय में अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहा के लाती है। अब वो सारा का सारा अवसाद नदी के साथ ही बह रहा है, तो नदी के साथ जब नदी मैदानी क्षेत्र में जाती है तो वो मिट्टी, अवसाद, ये सब कुछ लेके आती है, तो नदी की तलहटी में वो जम जाता है। नदी के तलहटी में जब जम जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जब पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा तो नदी क्या होगी? अपने बांध से ऊपर लगेगी बहने, जिससे बाढ़ का खतरा हो जाता है। आज के समय में भारत में बाढ़ के लिए सबसे उत्तरदायी कारण यही है। ठीक, क्योंकि लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसको छोटा कर दिया जा रहा है। जो नदियां विस्तृत क्षेत्रों में बहती थीं, अब वो नदियों को एकदम सीमित क्षेत्रों में कर दिया गया है। अच्छा, सीमित क्षेत्रों में हो जाने के चलते अब वो नदी जो भी अपने साथ अवसाद या सिल्ट लेके आती है उसको अपनी तलहटी में जमा करती है। अच्छा, जब जमा कर देगी तो पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा और वो नदियाँ अपने बांधों को तोड़ के या बांधों के ऊपर से बहने लगती हैं, फिर बाढ़ आ जाती है। थोड़ी सी बरसात ही नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ऐसा पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि नदियों का पूरा एक क्षेत्र होता था, बहुत बड़ा बड़ा,
लेकिन इंसान ने क्या किया, अपने स्वार्थ के चलते नदियों को सीमित कर दिया। तो जब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही रहे हैं, सिंचाई के लिए नदी का साधन तो उपयोग में ला ही रहे हैं, लेकिन नदियों को अगर जो हम संरक्षित भी कर रहे हैं, उनके विस्तृत क्षेत्रों में जो है हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, और उनके जो उनका विस्तृत क्षेत्र है उसके साथ हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारा धारणीय विकास है। जैसे आज के समय में हम पेट्रोलियम का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन कल को क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हमें इसके वैकल्पिक संसाधन का उपयोग करना है, हमें इसके वैकल्पिक संसाधन की खोज करनी है। इसी वैकल्पिक संसाधन का उपयोग और खोज जो है हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में, ठीक ना, बिजली से चलने वाली, ये बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके रूप में दिखाई दे रहा है। अब ये साधन जो है आज के पेट्रोलियम साधन का विकल्प बनेगा, सीएनजी आ गया, तो इससे क्या होगा, ये एक धारणीय विकास है। हम आज तो अपना सुरक्षित कर ही रहे हैं, कल भी अपना सुरक्षित कर रहे हैं। धारणीय विकास को हमें उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरता क्या होती है? भारत में साक्षरता का मतलब ये होता है, भारत सरकार के हिसाब से बता रहे हैं, जिस व्यक्ति के अंदर पढ़ने और लिखने की क्षमता होती है वो साक्षर होता है। ठीक, पढ़ने और लिखने की क्षमता जिसमें होती है वो साक्षर होता है। 7 वर्ष की उम्र के बाद से अगर जो किसी के अंदर ये क्षमता विकसित होती है तो उसे साक्षर मान लिया जाता है। ठीक, तो इसी का प्रतिवर्ष जो है आंकड़ा निकाला जाता है 7 वर्ष के बाद से। उसी के हिसाब से हम ये प्रतिशत निकालते हैं कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण चीज, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है, जिसका नाम है शिशु मृत्यु दर। जैसे आप समझिए, एक वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हुए, एक वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हुए, और 1 साल तक इंतजार किया गया कि उन 1000 में से कितने बच्चे एक साल तक जीवित रहे। तो उन 1000 और उन जो है मृत बच्चों का, जो बच्चे मर गए, उन्हीं के अनुपात को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में 1000 बच्चे मान लीजिए पैदा हुए, तो उसमें से 1 साल के अंदर ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उन मृत बच्चों और जीवित बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये इस पाठ की महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी इस पाठ को समझने और अपनी भाषा में लिखने का ज्यादा महत्व है इस पाठ में। अपनी भाषा में समझिए और अपने तरीके से लिखिए। बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद क्या है, अब हम समझेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित देश और विकासशील देश और अल्प विकसित देश, इनको समझेंगे। जब हम विकसित देश की बात करते हैं या विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमारे देश में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में इस प्रकार की कल्पना आ जानी चाहिए कि एक ऐसा देश जहां पे जो शिक्षा का स्तर है वो एकदम उच्च है, यानी 90% से भी ऊपर, 95% से भी ऊपर या 100% लोग शिक्षित हैं। उनके स्वास्थ्य का स्तर जो है वो एकदम उच्च है, सब लोग लंबी आयु जी रहे हैं, जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत उच्च है। तो जहां पे ये 3 महत्वपूर्ण कारण, उच्च शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है, उस देश को हम विकसित देश कहते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। ये सारे देश क्या हैं? ये विकसित देश हैं। अब आते हैं विकासशील देश। विकासशील देश ऐसे देश जो इन 4
उच्च मानकों पर, जो इन उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, जो अपने यहाँ शिक्षा के स्तर को उच्च करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने यहाँ स्वास्थ्य के स्तर को उच्च करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने देश के अंदर विकास को बढ़ाते हुए निरंतर सर्वोच्च स्तर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे देश को हम विकासशील देश कहते हैं। जिसका पहला और शानदार उदाहरण आपका देश है, यानी भारत। भारत एक विकासशील देश है, चीन भी विकासशील देश है, ठीक। ये सारे देश जो हैं ये विकासशील देश हैं, ये प्रमुख विकासशील देशों का उदाहरण है, जो निरंतर विकास करने का प्रयास कर रहा है, जो निरंतर विकास करने का प्रयास कर रहा है, ये विकासशील देश है, ठीक। अब हम आते हैं अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश, हमने विकसित समझा, विकासशील समझा, अब हम अल्प विकसित देशों को समझेंगे। ऐसे देश जिसमें ये 3 मानक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, उद्योग, ये सब कुछ जो है बहुत ही निम्न स्तर का है। निम्न स्तर का मतलब ये होगा, खास तौर से ये देश अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो है वो अल्प विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब अपने यहाँ भी, भारत देश में भी, एशिया महाद्वीप में भी श्रीलंका अल्प विकसित देश है, मालदीव अल्प विकसित देश है, म्यांमार अल्प विकसित देश है, ये सब अल्प विकसित देश हैं। अब इनको अल्प विकसित इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकास के स्तर को जिस गति से प्राप्त करना चाहिए ये उस गति से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये प्रयास तो करते हैं, लेकिन इनका सरकारी तंत्र, इनकी कार्यप्रणाली और इनका प्रबंधन उतना उत्तम किस्म का नहीं है जिससे ये अपने देश को विकास की गति पर आगे बढ़ा पाएं। यानी वहाँ पे रोड का संसाधन विकसित नहीं है, वहाँ पे उद्योग धंधे उचित नहीं हैं, वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था, ऊर्जा के संसाधन अच्छे नहीं हैं, ठीक। और लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही निम्न है। तो ये सारे कारण जो हैं किसी भी देश को अल्प विकसित देश कहने के लिए सूचित करते हैं, ठीक। मैंने अपने स्तर से जो आपके पाठ का महत्वपूर्ण अंश था, समझने और बताने लायक था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद अगर जो आपको कुछ भी सोचने, समझने या जानने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोगों का क्लास 10 है, मैं एक चुनौती लेके चल रहा हूं, आप उस चुनौती में मेरा सहयोग करिए। कोई भी बच्चा क्लास 10th का 80% से नीचे नहीं आना चाहिए किसी का। मैं आपके साथ सहयोग करने के तैयार हूं। आप भी पूरी मेहनत लगाइए, घर पे 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, स्कूल में भी आप जो पढ़ रहे हैं ठीक है, यहाँ भी मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करिए, उनको सम्मान करिए, उनको प्रणाम करिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।